बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा। आज हम कवर करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट, जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और जानेंगे कि कैसे एक देश के लोगों ने अलग अलग होने के बावजूद अपने आप को एक नेशन का हिस्सा माना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कलेक्टिव बिलोंगिंग होता क्या है, तो नेशनलिज्म आपको पता है कि तभी फैलता है जब लोग ये महसूस करते हैं कि हम सब इसी देश का हिस्सा हैं, एक शेयर्ड आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। कैसे? थ्रू कॉमन स्ट्रगल, लोगों के सेम स्ट्रगल होते हैं, थ्रू कल्चर प्रोसेस जिसमें उनकी हिस्ट्री सेम होती है, कुछ सिंबल सेम होते हैं, कुछ फोकलोर सेम होते हैं। तो इसका एम होता है कि जो अलग अलग रीजन के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो साथ में आके एक नेशन महसूस करें, ये सोचें कि वो एक नेशन के ही हैं। तो अगर हम बात करें कि कल्चर का रोल क्या होता है नेशनलिज्म के भाव लाने की, तो नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं हम फैला सकते हैं, बल्कि हमें हिस्ट्री की, फिक्शन की ज़रूरत होती है, फोक सॉन्ग टेल्स की ज़रूरत होती है, सिंबल्स और इमेजेस की ज़रूरत होती है, और पॉपुलर प्रिंट्स की ज़रूरत होती है। ये हेल्प करती है कॉमन पीपल को कि इंडिया को एक नेशन की तरह इमेजिन कर सकें। तो दोस्तों, हमने जैसे कि देखा था लास्ट पार्ट में कि यूरोप जैसे नेशन में पर्सोनिफाई किया था एक इमेज को, जिनका नाम था मैरियाने जर्मेनिया। वैसे ही इंडिया में भी एक इमेज बनी जिनका नाम था भारत माता। इंडिया का एक ये पावरफुल सिंबल था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में वंदे मातरम लिखा था। एक हाइम था माँ भूमि के लिए। लेटर ये उनकी नॉवेल आनंद मठ में आया और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में ये पॉपुलर हुआ। अबिंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया एक काम, डिवाइन और स्पिरिचुअल भारत माता का रूप, एक सन्यासी जैसे हाथों में बुक, माला, वाइट क्लोथ्स और लोटस लिए हुए हैं। भारत माता का इमेज प्रिंट मीडिया, पोस्टर्स और पेंटिंग्स के थ्रू लोगों के दिल में उतर गया। मदरलैंड की सेवा इज इक्वल टू नेशनलिज्म की फीलिंग। तो जैसे हमें भी पता है हम भारत माता की जय करते हैं, तो ये एक नेशनलिज्म को जगाता है। तो अगर हम देखें कि इंडियन फोकलोर का रिवाइवल कैसे हुआ, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फोक टेल्स, सॉन्ग्स, लीजेंड्स को विलेजेस से कलेक्ट किया। उनका मानना था कि जो फोक कल्चर है वो ट्रू इंडियन ट्रेडिशन को शो करता है, जो कि अभी कॉलोनियल रूल के हाथ था और करप्ट हो चुका था। इसका एम था कि हम जो नेशनल की प्राइड है, नेशन की प्राइड है और आइडेंटिटी को हम रिवाइव करें, रिन्यू करें। तो इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे इंडियन फोकलोर को रिवाइव करने के लिए, फिर से रिन्यू करने के लिए, किन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है? तो वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बंगाल के थे और इन्होंने बहुत सारे बैलेट्स, राइम्स और मिथ्स को कलेक्ट किया था। वैसे ही थे हमारे नतेसा शास्त्री, ये मद्रास के थे। इन्होंने पब्लिश की थी द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। इसके 4 वॉल्यूम्स थे और इन्होंने बिलीव किया कि ये जो फोकलोर होते हैं वो ट्रू नेशनल लिटरेचर हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनलिस्ट सिंबल की या फिर नेशनल सिंबल की, जो कि हमारा था नेशनल फ्लैग। सिंबल्स लोगों को इमोशनली जोड़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान डिज़ाइन हुआ एक ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन, येलो, 8 लोटसेस के साथ, जिसका जो ब्रिटिश प्रोविंस को सिंबलाइज करता था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड, ग्रीन और येलो वाला कौन सा है, 1906 में ये वाला है। इधर 8 सिंबल्स बने हुए हैं। एक क्रीसेंट मून भी है जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बताता है, और यहाँ पे इन्होंने ये सन भी बनाया हुआ है। 1921 में गांधी जी ने डिज़ाइन किया था स्वराज फ्लैग। ये ट्राई कलर था, आप 1921 में देख सकते हैं। ये फ्लैग था, ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और वाइट में। बीच में स्पिनिंग चरखा था जो सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। फ्लैग को उठाकर रैली करना एक सिंबल बन गया था, एक साइन बन गया था कि हम गुलाम नहीं हैं, हम अपना राष्ट्र खुद चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक की री इंटरप्रिटेशन और री राइट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियंस आर बैकवर्ड, अनफिट टू रूल।
ब्रिटिशर्स पोर्ट्रे करते इंडियंस को कि इंडियंस बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, इनकेपेबल हैं रूल करने के लिए, इस कारण हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि नो, आवर पास्ट वाज ग्लोरियस। उन्होंने लिखा कि उन्होंने साइंस, आर्ट्स, लॉ, ट्रेड, फिलॉसफी के बारे में लिखा जो कि एक टाइम पे दुनिया में मशहूर था। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कॉलोनियल पीरियड है वो एक टाइम है डिक्लिनेशन का। तो जो नेशनलिस्ट थे इस जो हिस्ट्री को रिराइट किया था, तो उन्होंने ये बताया था, याद दिलाया था लोगों में कि सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिटी जागी जाए। पर जब पास्ट मोस्टली हिंदू सिंबलिज्म से भर गया तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ या अदर माइनॉरिटीज़ को लगा कि उनकी जगह नहीं बन रही, और यही बन गया एक प्रॉब्लम, यूनिटी को मेंटेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि ये सारे जो एफर्ट्स, उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी, एक प्राइड और इंस्पायर किया लोगों को, पर जो लोगों को लगा कि मुस्लिम्स को स्पेशली कि हम तो हैं ही नहीं इस सब चीज़ों में, तो इस कारण जो नेशनल यूनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। तो अगर हम समरी देखें कि समरी बताती है कि आपने सुना होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे ग्रो होती है, कैसे बढ़ती है, थ्रू शेयर्ड स्ट्रगल, कुछ कल्चर और सिंबॉलिज्म से, फोक ट्रेडिशन, और हम हिस्ट्री को फिर से री इंटरप्रेट करते हैं, हम अपने हिसाब से लिखते हैं, हम रिन्यू करते हैं। पर जो एफर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे, क्योंकि जो रिलीजियस इमेजनरी थी वो लिमिटेड थी। कुछ माइनॉरिटीज़ इससे अलग ही अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में बताता है कि अलग अलग ग्रुप्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, सबको ब्रिटिश रूल के अलग वजह से तकलीफ थी। फ्रीडम फॉर ईच ग्रुप मीन डिफरेंट थिंग्स। कांग्रेस ने ट्राई किया सबको यूनाइट करने का, सबके इश्यूज सॉल्व करने का, लेकिन कभी कभी यूनिटी टूट भी जाती थी एक्सपेक्टेशन अलग होने की वजह से। पर फिर भी एक कॉमन ड्रीम था, आज़ादी। एक नेशन बन रहा था विथ मैनी वॉइसेस, डिफरेंट होप्स एंड शेयर्ड स्ट्रगल। तो दोस्तों, इसे कहते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जहाँ लोगों ने फील किया कि हम सब भारत के हैं और भारत हम सबका है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।